recorded. ठीक है, हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हम क्या कर रहे थे। हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में स्कोप मैनेजमेंट पढ़ा था। स्कोप मैनेजमेंट इसलिए पढ़ा था कि हम स्कोप को लॉक कर सकें, एग्री कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें और उससे हम अपनी एक्टिविटीज़ ड्राइव कर सकें। यानी स्कोप पे डिपेंड करेगा कि हमें क्या करना है। तो एक्टिविटीज़, लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ ड्राइव करेंगे। तो वो हम एज्यूम करें हमारे पास आ गया। अब हमने प्रोजेक्ट का शेड्यूल बनाना है, ठीक है। तो शेड्यूल बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। एक तो लिस्ट ऑफ टास्क आ गई हमारे पास। अब हमें ये देखना है कि हमारे पास कौन कौन सी रिसोर्स अवेलेबल है उन कामों के लिए, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है आपके पास। कि जी प्रोजेक्ट मैनेजर ये है, सॉरी रिक्वायरमेंट इंजीनियर ये है, डेवलपमेंट टीम ये है, टेस्ट टीम ये है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपने स्टार्ट डेट एंड एंड डेट रखनी है और उसके जो भी अजम्पशंस होंगे, जो कंस्ट्रेंट्स होंगे और स्टेक होल्डर की एक्सपेक्टेशंस होगी, वो सारी चीज़ें आपके जहन में होंगी एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर, एज ए टीम, ठीक है। और प्रोजेक्ट पे कोई ऐसी ऐसी चीज़ तो नहीं है जो अनवांटेड रिजल्ट्स प्रोड्यूस करे, ठीक है ना। वो आपको मालूम होना चाहिए। व्हाट आर द रिस्क अंडर कंसिडरेशन, ठीक है। प्रोजेक्ट रिस्क हम पढ़ेंगे, लेकिन किसी की प्लेयर को बीमार होना या उसका एक्सीडेंट हो जाना या उसका जॉब छोड़ के कहीं और चले जाना, हार्ड डिस्क का क्रैश हो जाना या कोई जो कस्टमर है उसका चेंज हो जाना। बहुत की प्लेयर था और वो 2 महीने से आपके साथ था लेकिन वो जॉब छोड़ के चला गया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो देयर आर रिस्क, ठीक है। रिक्वायरमेंट आपकी समझ में नहीं आई और आपने सॉफ्टवेयर बना दिया, दीज आर ऑल रिस्क, ठीक है। तो इसकी बेसिस पे आप लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ बना लेंगे, रिक्वायर्ड रिसोर्स बना लेंगे। अब हम देखते हैं कि वो शेड्यूलिंग होती कैसे। ठीक है, तो हम थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे कि स्टार्ट डेट एंड एंड डेट में बफर कैसे रखा जाता है या स्लैक टाइम कैसे रखा जाता है, इसमें क्या चीज़ देख लेनी चाहिए, एक्टिविटी क्या चीज़ है, ड्यूरेशन क्या चीज़ है, माइलस्टोन क्या चीज़ है। अब हम देखते हैं, ठीक है। अब हमने एक प्लान बनाना है। तो प्लान में हमने लिस्ट ऑफ टास्क है, ठीक है। लेकिन लिस्ट ऑफ टास्क में पहले कौन सा होगा, बाद में कौन सा होगा, पैरेलल कौन सा होगा, दैट इज द सीक्वेंस, ठीक है ना। तो वो आपने लिखना होगी। तब आप उसमें देखना होगा कि ये 3 चीजें हैं जो शायद आपको देखनी होंगी। कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं ये आपको मालूम हो गया, ये वाली चीज आपको मालूम होगी। अब ये इसकी सीक्वेंस क्या है, कौन सा पहले होगा, कौन सा बाद में होगा, और उसकी कैलकुलेटेड ड्यूरेशन क्या है। 2 घंटे है, 4 घंटे है, या 2 दिन है, या 4 दिन है, ठीक है। तो इसको भी हम थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे किस तरह से होता है, ठीक है ना। तो जब हम कॉस्ट एस्टिमेशन करेंगे तो वहाँ देखेंगे कि किस तरह से एफर्ट एस्टिमेशन होती है, ठीक है। तो हम एक एक चीज़ों को देख लेते हैं। माइलस्टोन क्या चीज़ होती है, एक्टिविटी क्या चीज़ होती है, ड्यूरेशन क्या चीज़ होती है। तो पहले हम देखते हैं माइलस्टोन क्या चीज़ होती है। सॉरी सॉरी, माइलस्टोन क्या चीज़ है, ज़रा पढ़िए। माइलस्टोन हैज़ नो ड्यूरेशन का मतलब ये है कि आप एक्टिविटीज करते जाएंगे और कहीं पहुंचेंगे। तो कहीं पहुंचेंगे इज ए माइलस्टोन, उसकी कोई ड्यूरेशन नहीं होगी। लेकिन जो एक्टिविटीज होगी उनकी ड्यूरेशन होगी। और वो 3 या 4 या 5 एक्टिविटीज खत्म करने के बाद आप कहीं पहुंच जाएंगे, दैट्स ए माइलस्टोन, ठीक है ना। तो ये वही है, देख, थिंक ऑफ देम एज ए साइन पोस्ट। ये माइलस्टोन करते क्या है, माइलस्टोन इज अ यूजफुल टूल फॉर मॉनिटरिंग योर प्रोग्रेस, ठीक है। तो अभी जो कुछ पढ़ा है वो मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको थोड़ा सा समझाता हूँ डायग्राम की सूरत में। ये है, मैंने ये लिखा हुआ है कि माइलस्टोन्स आर यूजफुल टूल फॉर सेटिंग अप शेड्यूल गोल एंड मॉनिटरिंग प्रोग्रेस। तो हम जरा मॉनिटरिंग प्रोग्रेस कैसे करेंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोजेक्ट विजिबल नहीं होता है, प्रोजेक्ट टेंजिबल नहीं है। तो हमें प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस तो देखनी है, उसकी प्रोग्रेस तो देखनी है। तो
हमने कहा कि जनाब ये एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी है, हम रिक्वायरमेंट लेंगे, एनालिसिस करेंगे, डॉक्यूमेंट बनाएंगे, और जब वैलिडेशन हो जाएगी तो हमारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये एग्जांपल कि एक एक्टिविटी हुई, रिक्वायरमेंट्स हो रही हैं, उसके बाद हमने मॉडलिंग एनालिसिस की, फिर राइटिंग एसआरएस स्पेसिफिकेशन, और कस्टमर को दिखाया और एग्रीमेंट हो गया। तो ये माइलस्टोन अचीव हो गया। क्या हो गया? रिक्वायरमेंट्स आर कंप्लीट। तो अगर प्रोजेक्ट के अंदर ये 30% है या 28% है, तो 28% काम खत्म हो गया, वैलिडेट और साइन ऑफ हो गया। फिर हमने उन सारी चीज़ों को देखते हुए उसकी एफएस बनाई, उसकी डिज़ाइन बनाई, उसकी आर्किटेक्ट बनाई। तो रिक्वायरमेंट की आर्किटेक्ट बन गई, रिव्यू हो गई और अप्रूव हो गई, तो एक साइन ऑफ। तो ये एक माइलस्टोन है। फिर बहुत सारी कोडिंग हो रही है, बहुत सारे प्रोग्रामर्स हैं जो पैरेलल भी कर रहे हैं सारे। तो वो जो मॉड्यूल था, जो चीज़ दी गई थी, वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो दैट इज अ प्रोग्रेस। तो हम बताएंगे ये एक्टिविटी, ये एक्टिविटी, ये एक्टिविटी। गैंट चार्ट में आप बनाते भी हैं एक्टिविटीज, ठीक है, और माइलस्टोन रीच कर लेते हैं। वो माइलस्टोन इस तरह से नहीं होता, कोई और सिंबल होता है। ठीक है, तो दैट्स अ माइलस्टोन। अभी क्यों है? क्योंकि जब आप प्लान बनाएंगे तो उसमें प्रोग्रेस देखना चाहेंगे कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। ठीक है ना? तो फॉर एग्जांपल 6 महीने का एक प्रोजेक्ट है और 3 महीने हो चुके हैं। तो एज कॉन्सेप्ट यानी थियोरेटिकली तो आपने 3 महीने में 50% प्रोजेक्ट कर लेना चाहिए। तो आप देखेंगे कि आपने कितने परसेंट प्रोजेक्ट कर लिया है। तो दैट इज़ रियली हेल्पफुल इन मेजरिंग योर परफॉर्मेंस। जैसे अगर आपने एफआईपी का प्लान बनाया होगा, उसमें कोई डेट होगी आज की, तो 4 मई तक आप कहाँ पहुँच जाने चाहिए थे, तो वहाँ पर आप पहुँच गए या नहीं पहुँच गए। तो वो प्लान आपको बताएगा कि आपकी एक्टिविटीज पीछे हैं या आगे हैं। अगर जो कुछ काम करना था वो आप नहीं पहुँच पाए हैं, तो पता चल जाएगा कि जनाब अभी तक हमारी परफॉर्मेंस जो है ना वो सही नहीं है, हम अभी तक पीछे हैं। ठीक है, तो दैट्स हाउ इट इज। तो माइलस्टोन समझ में आ गया। आगे चलते हैं। अब माइलस्टोन तक पहुंचने के लिए कुछ एक्टिविटीज करेंगे। ये वही लिस्ट ऑफ टास्क है जो आप करेंगे। ठीक है ना? तो देर आर कंपोनेंट्स ऑफ वर्क परफॉर्म ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। अभी एक्टिविटीज में टाइम लगेगा, रिसोर्स लगेगी, जो हमने प्रोजेक्ट की डेफिनेशन में पढ़ा था। यूनिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, टेम्परेरी होना चाहिए, लेकिन ये काम करने के लिए एफर्ट्स लगेंगी, यानी टाइम लगेगा, लोग, पैसे लगेंगे। तो ये वो वाली चीजें। तो ये जब हम काम करेंगे, ठीक है, तो ये आपकी जो भी स्किल्ड रिसोर्स है वो इसमें कंज्यूम हो जाएगी। ठीक है, तो जितना अच्छी एक्टिविटीज आपने डिफाइन की हुई है, टू क्लियरली यू डिफाइन द एक्टिविटीज एंड माइलस्टोन, मोर एक्यूरेटली यू कैन एस्टिमेट द टाइम एंड रिसोर्स नीडेड। ये वही बात पहले वाली भी हम भी कह रहे हैं। स्कोप लॉग होगा तो लिस्ट ऑफ टास्क डिफाइन हो पाएगा। लिस्ट ऑफ टास्क जितना अच्छा डिफाइन हो पाएगा, उतना आप प्रोजेक्ट प्लान अच्छा बना पाएंगे। ये उसकी एग्जाम्पल है। ठीक है, ये वही एग्जाम्पल है। ये करेंगे तो आप, ये एक्टिविटीज है। ठीक है, तो हमने माइलस्टोन समझ लिया। माइलस्टोन तक रीच करते हुए हमें एक्टिविटीज होगी, एक्टिविटीज की कुछ ड्यूरेशन होगी, अब उसको जरा देख लेते हैं। क्लियर है ये बातें, तीनों चीजें? ठीक है, अभी लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज एंड एट्रीब्यूट्स, यानी आप, अब हम देखेंगे कि उसको किस तरह से लिखा जाता है। उनका नाम लिखा जाता है, उसका आइडेंटिफायर होता है, और उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है। लेकिन प्लान के अंदर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन नहीं होता है, एक्टिविटीज और आइडेंटिफायर। ठीक है, अब उसकी कुछ चीजें हैं कि प्रीडिसेसर यानी उससे पहले वाला क्या होता है, और उसके बाद वाला सक्सेसर क्या होता है, लीड्स एंड लेग्स टाइम क्या चीज़ होती है। यानी उसमें फलाना काम है जो इतने दिन में ख़त्म होगा, लेकिन मेरा काम जल्दी ख़त्म हो गया, तो ये लीड है। लेकिन जो काम बाद में ख़त्म होगा, दैट्स अ लैग। कंस्ट्रेंट क्या है, अजम्पशन क्या है प्रोजेक्ट के, तो वो सारे स्ट्रेन और अजम्पशन होने चाहिए। रिसोर्स रिक्वायर्ड एन इम्पोज डेट, देयर आर सर्टेन इम्पोज डेट कि फलानी तारीख को तो ये चीज़ ख़त्म करनी है बस। ठीक है ना? ये, और ये चीज़ टेस्टिंग हो जानी चाहिए, और ये होनी चाहिए। देयर आर सर्टेन इम्पोज डेट जो आप फिर एज ए डेडलाइन कंसीडर करते हैं। ठीक है ना? कंस्ट्रेंट एंड अजम्पशन प्रोजेक्ट के ये होते हैं क्या, इसमें कंस्ट्रेंट का मतलब है लिमिटेशन। ठीक है ना? तो आपको लिमिटेशन कोई है, टूल की है या रिसोर्स की है या बजट की है, ये दीज आर लिमिटेशन। या टूल्स की हो सकती है। फॉर एग्जांपल कि आपको एक नई टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, तो जो
जिसका एक्सपीरियंस नहीं है, तो दैट्स अ कंस्ट्रेंट, ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, कर भी रहे हैं सीख भी रहे हैं, कर भी रहे हैं सीख रहे हैं, तो नॉर्मल से ज़्यादा टाइम लगेगा। अजम्पशंस किस बेसिस पे आप बना रहे हैं, व्हाट आर योर अजम्पशंस, इन अजम्पशंस को वेरीफाई करना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल आप ये सोच रहे हैं कि हम नए टूल्स पे काम करें लेकिन हम सीख जाएंगे, तो अगर ये अजम्पशन गलत साबित हुआ तो फिर सारा सॉफ्टवेयर जो बन रहा है वो विद बग होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देखते हैं। अभी एग्जाम्पल है, ये वही है जैसे प्रोजेक्ट प्लान आप बनाते हैं, ये लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं, ये घंटों में लिख लें, डेज में लिख लें, वीक्स में लिख लें, ये वाला काम जो है वो एक वीक में ख़त्म होगा, और ये दोनों पैरेलल हो सकते हैं, और ये ख़त्म होगा तो ये तीसरा काम शुरू होगा। तो ये वाला जो काम है इसका प्री डिसेसर क्या चीज़ है और सक्सेसर क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये वाला काम है, ये वाला वीक 6 में होगा, ये इससे पहले वाला ये काम हो जाना चाहिए, और ये वाला काम शुरू नहीं हो सकता जब ये नहीं ख़त्म होगा। इस पे कौन सी रिसोर्स लगी हुई है जनाब, ये रिसोर्स लगी हुई है अब्दुल्ला हनीफ एंड बाबर, इसको आप मेंशन कर देते हैं। जिन्होंने एमएस प्रोजेक्ट पे काम किया वो देख लेंगे, या किसी और टूल पे। तो ये काम है, ये ड्यूरेशन है ना, ये काम है, ये ड्यूरेशन है, ये इसकी रिसोर्स है, और ये डिपेंडेंट है, यानी ये वाला काम और ये काम इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये काम और ये काम डिपेंडेंट है। ये काम नहीं शुरू हो सकता जब तक ये नहीं ख़त्म होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप पिक्टोरियल डायग्राम बनाते हैं जिससे आपको एक प्लान बनाने में या शेड्यूल बनाने में आसानी होती है। इसको आप मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो नॉर्मली आप डेज में बनाते हैं। अब ये गैंट चार्ट है जो आपको ऑप्शन देता है, आप इसको जो ऊपर वाला टाइम है इसको आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको डेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, वीक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, मंथ्स में कर सकते हैं, दैट्स अ टूल, ठीक है। एक्सेल में बना रहे हैं तो ये टूल में ये सारी चीज़ें नहीं है, और प्रोग्रेस आप मॉनिटर कर सकते हैं, वो डाल सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू डेवलप अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। ड्यूरेशन क्या होती है, ड्यूरेशन आवर्स, डेज, वीक टू कंप्लीट एन एक्टिविटी, ठीक है। प्रोजेक्ट के अंदर दो कॉन्सेप्ट है, एलोकेटेड टाइम, एलेप्स टाइम, इन दोनों को मिला के एक्टिविटी की ड्यूरेशन बनती है। तो एलोकेटेड टाइम क्या होता है, एलेप्स टाइम क्या होता है, ये एक एग्जांपल से पढ़ लेते हैं हम। ठीक है, तो ड्यूरेशन क्या है, जब आप प्लान कर रहे होते हैं तो एक तो ये कि ये वाला जो रिपोर्ट लिखी जाएगी या जो रिपोर्ट बनाई जाएगी ये एक दिन में बन जाएगी, और ऐसी 4 रिपोर्टें हैं तो इसको बनाने में 4 रिपोर्ट लगेंगी। तो ये तो टाइम हो गया जो उस एक्टिविटी को करने का टाइम है, कंप्लीट करने का। लेकिन जिस आदमी ने कंप्लीट करनी है वो फिलहाल दूसरे प्रोजेक्ट पे, वो 3 दिन बाद आएगा। सर वो अभी तो नहीं आ सकता, उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, 3 दिन बाद आएगा। तो 4 दिन लगने हैं काम करने में, एलोकेटेड टाइम, और इलिप्स टाइम क्या है, 3 डेज। तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्या हो जाएगी, 7 डेज। ये बात समझ में आ रही है। द यस रिसोर्स सर। नॉट अवेलेबल फॉर 3 डेज, तो 3 डेज प्लस 4 डेज, तो एक्चुअल एक्टिविटी की ड्यूरेशन 7 डेज हो गई, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है। प्लान इसी तरह से होगा, आपने लिख तो दिया 4 दिन, लेकिन 4 दिन वो अवेलेबल है ही नहीं, वो इस तारीख से आएगा, तो स्टार्ट डेट एंड एंड डेट वो आपकी काउंट होगी, ठीक है। क्लियर है ये बात। यस सर। हाँ, तो ये जब आप प्लान करते हैं तो फिर आप देखते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्स कि मेरी कौन सी रिसोर्स, क्योंकि आप मैप करते हैं ना, अभी हमने देखा था नाम लिख के आप ये एक्टिविटी कौन करेगा, तो उसको मैप करते हैं प्लान के ऊपर, ये सब करेंगे, और ये सब कब अवेलेबल होंगे ये आपको मालूम होना चाहिए। अब देखते हैं कि डायग्राम बनाने में क्या चीज़ है, तो इसमें हम थोड़े से कॉन्सेप्ट देखेंगे, एक्टिविटी और माइलस्टोन, ठीक है। तो ये बनाने का एक तरीका है, तो जिसमें डबल डायग्राम है वो, या डबल लाइन है जो, ये माइलस्टोन है, और इसकी ड्यूरेशन 0 होगी, यानी ये लिखा हुआ है टाइम, टी का मतलब है टाइम, ए का मतलब है एक्टिविटी, इसकी ड्यूरेशन है 0। तो एक्टिविटी का जो टाइम है वो 0 है, और ये जो एक्टिविटी है 1, इसकी ड्यूरेशन 2 है, और फिर ये माइलस्टोन है जिसकी जो डबल उसके अंदर बना हुआ हो और टाइम ड्यूरेशन एक्चुअली 0 हो, वो ये है। तो ये इसकी देख लीजिए, ठीक है। तो दैट्स अ माइलस्टोन, दैट्स एन एक्टिविटी।
ठीक है। ये वैसे ही जैसे आप रिक्वायरमेंट करेंगे, मीटिंग करेंगे, फिर डॉक्यूमेंट करेंगे, फिर वैलिडेट करेंगे, डिफरेंट एक्टिविटी करेंगे तो रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी, SRS बन जाएगा। ठीक है। तो एक्टिविटी की पहले भी बात हो चुकी है। एक्टिविटी की ड्यूरेशन जो है वो कोई होगी ग्रेटर देन 0, 1 घंटा होगी, 1 दिन होगी, 2 दिन होगी। ठीक है। और इस तरह की कोई चीज़ है तो ये माइलस्टोन होगा, और ये एरोज उसकी डायरेक्शन शो करेंगे। तो ये एक डायग्राम देख लेते हैं। अभी एक डायग्राम है, तो ये स्टार्ट है, ये एंड है, ये क्या है, ये माइलस्टोन है, इसके दरमियान में एक्टिविटीज हैं। ठीक है। कुछ एक्टिविटीज डिपेंडेंट है, कुछ इंडिपेंडेंट है। स्टार्ट करने के बाद एक्टिविटी 1 है, ये 1 है, और ये एक्टिविटी 3 है। तो 1 and 3 आर इंडिपेंडेंट। 1 and 3 एक्टिविटीज आर इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है, ये इस पे डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन एक्टिविटी 4 शुरू नहीं हो सकती है जब तक 3 ना खत्म हो जाए। तो 3 कैन नॉट स्टार्ट अनलेस, सॉरी, 4 कैन नॉट स्टार्ट अनलेस 3 इज कंप्लीटेड। तो 4 इज डिपेंडेंट ऑन सम एक्टिविटी टू कंप्लीट। ये ऐसी है जैसे टेस्टिंग शुरू नहीं हो सकती जब तक कोडिंग ना हो जाए, तो ये डिपेंडेंट हो गई। या फलानी चीज़ नहीं हो सकती जब तक ये ना हो जाए। तो ये जब आप प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, जैसे आप वेबसाइट बना रहे हैं, तो वेबसाइट में कुछ चीज़ें आपने देखनी होंगी कि जब तक आप थीम नहीं बनाएंगे आप पेजेस नहीं बना सकते। पेजेस नहीं बनेगा तो कंटेंट नहीं डल सकता, उसकी तस्वीरें नहीं डल सकती। तो ये आपको सारी चीज़ें देखनी होती हैं। ठीक है ना, क्योंकि आप एक्सपीरियंस होते हैं और आपके जहन में होती हैं, इसको आप इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। लेकिन बहरहाल ये एक टेक्निक है जो आपके दिमाग में या कागज़ पे कहीं होनी चाहिए कि व्हाट आर इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज़, व्हाट आर डिपेंडेंट एक्टिविटीज़। ठीक है। तो जो चीज़ आप सीक्वेंशियल कर रहे थे, अगर वो पैरेलल कर लेंगे रिसोर्स लगा के, तो वक्त कम लगेगा। ठीक है। तो आप प्लान बना रहे हैं, अब उसमें एक बहुत बड़ा मॉड्यूल है और आपके पास टीम है, तो आप कहेंगे ये वाली टीम को ये करा दो, ये वाली टीम को ये करा दो, तो वो पैरेलल कर ले। लेकिन उस मॉड्यूल के अंदर भी रिक्वायरमेंट जब तक नहीं आएगी तो डिज़ाइन आर्किटेक्ट नहीं होगा, ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा। या फलाने साहब अगर जब तक नहीं आएंगे तो उनसे रिक्वायरमेंट ले ही नहीं सकते, वो तो अभी छुट्टियों पे गए हैं। अभी सारी डिपेंडेंसीज है। ठीक है। तो ये सारे यानी लिस्ट ऑफ टास्क तो आ गया, लेकिन मैप करना इतना आसान नहीं होता है। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता हो, रिसोर्स के बारे में पता हो, कस्टमर के बारे में पता हो, अजम्पशन के बारे में पता हो, तब जाके आप लिख पाते हैं। क्लियर हो रही है यहाँ बात? वरना फिर आप अंडर एस्टिमेट कर देंगे, आपने तुक्का लगा दिया और लिख दिया कि भाई 5 दिन में हो जाना चाहिए। किस बेसिस पे आप कह रहे हैं 5 दिन में हो जाना चाहिए? 5 दिन में तो कस्टमर रिक्वायरमेंट ही नहीं देगा। रिक्वायरमेंट कब लिखेंगे, उसको समझेंगे कब, और फिर कोडिंग कब करेंगे? ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर है। बात बात समझ में आ रही है? डिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंट। ठीक है। तो आपके प्रोजेक्ट में कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो इंडिपेंडेंट होंगी, उसको आप कोशिश करेंगे पैरेलल कर लें ताकि ड्यूरेशन कम हो। ठीक है। तो फिर हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें पैरेलल हो सकती हैं। क्रिटिकल पाथ को हम देखेंगे। यहाँ तक क्लियर है? डिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंसी और थोड़ी एक्टिविटी जो है उसकी ड्यूरेशन होगी। एक्टिविटी की ड्यूरेशन होगी जो भी आप काम करेंगे। वेबसाइट बना रहे हैं तो आप थीम बना रहे होंगे या डिज़ाइन बना रहे होंगे, ग्राफिक डिज़ाइनर, या आप कंटेंट लिख रहे होंगे या अपलोड कर रहे होंगे। ये सारी एक्टिविटीज़ हैं। ये सब कर लेंगे तो ये वाला काम खत्म हो जाएगा, रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी। इस कस्टमर से भी मिलना है, इस कस्टमर से भी मिलना है, ये दोनों अलग अलग हैं, तो ये हम मिल सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या आपके पास 2 BA हैं? अगर 2 BA नहीं है तो पहले वो ये काम करेगा फिर ये काम करेगा। ठीक है। अभी सब प्रोजेक्ट की टर्मिनोलॉजी में सोच रहे हैं कि मैं एक प्रोजेक्ट को प्लान कर रहा हूँ जो बड़ा है, उसमें मुझे बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए, मुझे अपनी टीम के बारे में पता होना चाहिए, मुझे उनकी अवेलेबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए, मुझे उनकी कैपेबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। तो प्रोजेक्ट एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर जरा सोचना शुरू करें, मैं एक टीम को लीड कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट को लीड कर रहा हूँ। चलिए, तो शेड्यूलिंग टाइप क्या होती है? एक्चुअली शेड्यूलिंग टाइप 3 तरह की होती है। ठीक है। तो एक होती है शेड्यूल नेटवर्क एनालिसिस, जो आपको गैंट चार्ट में नजर आती है। जो आप MS ऑफिस बनाते हैं, ओ सॉरी MS प्रोजेक्ट, तो गैंट चार्ट या पर्ट चार्ट वही होता है। पर्ट चार्ट इतना मशहूर नहीं रहा है, लेकिन बहरहाल गैंट चार्ट उसमें बन सकता है MS प्रोजेक्ट में। ये हम थोड़ा सा समझेंगे। कॉन्सेप्ट है क्रिटिकल पाथ एनालिसिस, क्रिटिकल पाथ मेथड, CPM। तो क्रिटिकल पाथ होता क्या है? क्रिटिकल पाथ वो होता है कि जिसमें सारे काम खत्म कब होंगे, उसमें कितनी ड्यूरेशन लगेगी।
और ये अगर नहीं करेंगे तो फिर आपको कोई चीज़ रह जाएगी। शेड्यूल कंप्रेशन क्या चीज़ होती है? शेड्यूल कंप्रेशन, शेड्यूल को कंप्रेस करना, यानी आपने 6 महीने का दिया था तो कस्टमर कहता है इसको जल्दी नहीं कर सकते, आप कहते हैं हाँ 5.5 महीने में हो जाएगा, लेकिन उसके लिए रिसोर्स लगानी पड़ेगी या कुछ ऐसा करना पड़ेगा। 15 दिन हम खींच सकते हैं इसको, तो कैसे करेंगे ये ज़रा हम देखेंगे। ठीक है, ये हमने बता दिया है, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम पढ़ लेंगे थोड़ा सा। इसमें सीक्वेंस एंड टाइम और एमएस प्रोजेक्ट के अंदर इसको हम यूज़ करते हैं। क्रिटिकल पाथ क्या चीज़ होती है? हम देख रहे हैं कि ये सारी एक्टिविटीज़ ख़त्म करनी है टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। ठीक है, अब ये सारी एक्टिविटीज़ ख़त्म करने के लिए हम कैलकुलेट करेंगे मिनिमम टाइम, क्रिटिकल पाथ कितना है। ठीक है, हम पहले तो देखेंगे सारे काम ख़त्म करने हैं, सारों की ड्यूरेशन क्या है। ठीक है, फिर उसमें देखेंगे डिपेंडेंट क्या है, इंडिपेंडेंट क्या है। तो जब क्रिटिकल पाथ डिफाइन हो जाएगा, उसकी ड्यूरेशन डिफाइन हो जाएगी, तो फिर दैट इज एक्चुअली मिनिमम टाइम टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट। अब ये मिनिमम टाइम कंप्लीट क्यों है, ये अंदर डेफिनेशन में देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकली समझ में आ जाएगा तो आसान लगेगा। ठीक है, तो क्रिटिकल पाथ क्या करता है, कैलकुलेट्स करता है अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट पॉसिबल स्टार्ट एंड फिनिश, यानी ये स्लैक टाइम देख रहा है। यानी अगर एक काम 10 दिन में और एक काम 8 दिन में है, तो जो 8 दिन वाला काम है उसमें अभी भी 2 दिन का मार्जिन है, क्योंकि अभी दूसरा वाला काम खत्म नहीं हुआ है। तो प्रोजेक्ट को डिस्टर्ब किए बगैर आपके पास 2 दिन का मार्जिन आ गया किसी और एक्टिविटीज में, क्योंकि कोई और एक्टिविटी है जो ज्यादा टाइम लगी और उसकी वजह से आपके पास इस एक्टिविटी में एक्स्ट्रा 2 दिन आ गए। ठीक है, तो दैट इज अर्लीस्ट टाइम एंड ठीक है, तो ये सारी चीजें। अब इसमें हम थोड़ा सा विद द एक्सपीरियंस देखेंगे कि डिपेंडेंसीज क्या हैं और कौन सी एक्टिविटीज की ड्यूरेशन कितनी है और कब खत्म होगी। अगर वो खत्म नहीं हुई तो प्रोजेक्ट खत्म नहीं होगा, इसका मतलब वो क्रिटिकल एक्टिविटीज है। ठीक है ना, जिनकी एक्टिविटीज की ड्यूरेशन ज्यादा होगी, इनको खत्म करना ही करना है। तब जरा देखते हैं इसका मतलब क्या है। शेड्यूल कंप्रेशन कैसे होता है? दो ही तरीके से होता है, या तो आप ज्यादा रिसोर्स लगा देंगे या चीजें पैरेलल कर लेंगे। ठीक है ना, शॉर्ट। अब ये कस्टमर का पास दफा जब प्लान बनाते हैं तो कहता है इसको कम कर लें, तो कहता है ऐसा कम करेंगे आधे वक्त में देते हैं, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन बहरहाल कहता है थोड़ा सा आप इन डेट्स को पीछे कर लें। तो अब डेट्स का मतलब है जहाँ आपने 2 प्रोग्रामर लगाए थे वहाँ आप 4 लगा दें तो काम जल्दी हो जाएगा, लेकिन एकदम हाफ नहीं हो जाता है, उसके भी ओवर हेड्स होते हैं। ठीक है ना, वो देर से ज़्यादा एरर भी आना शुरू हो जाएंगे, उसकी चीज़ें इंटीग्रेट करना भी होंगी, तो एग्जैक्टली हाफ नहीं हो जाता, लेकिन बहरहाल काम थोड़ा जल्दी हो सकता है। दूसरा है कि आप जो काम सिक्वेंशियल करा रहे थे, ये कराऊंगा फिर ये कराऊंगा फिर ये कराऊंगा, ठीक है, लेकिन आप कहते हैं यार चलो इसको भी करा लो और इसको भी करा लो, तो पैरेलल करा के और आप शेड्यूल को शॉर्ट करते हैं। दीज आर इम्पोज डेट्स। ठीक है ना, कभी आप डेट देते हैं तो कस्टमर कहता है नहीं यार इसको तो हमें प्रोडक्ट को लॉन्च करना है और ये तारीख से पहले पहले करना है, आप दिन लगाएं रात लगाएं, पैसे ज़्यादा ले लें लेकिन आप ये काम करके दें। तो नॉर्मली बैंक्स वैंक्स इस तरह से बहुत इम्पोज करते हैं, तो फिर आप कहते हैं ठीक है, कस्टमर को इंसेंटिव दे, अपनी टीम को इंसेंटिव देते हैं कि भाई इस प्रोजेक्ट में काम करो, रातों को काम करो और हम आपको बोनस दे देंगे। तो दैट्स हाउ यू डू इट। ठीक है, ये रियल लाइफ में तो बिल्कुल ऐसे ही होता है। ठीक है, अब ये ऐसी है जैसे अगर आपने मिड टर्म में एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और नहीं किया तो और FIP की डेट आ गई, तो फिर वो इम्पोज डेट है कि वो तो देना ही देना है, तो उसमें आपने रातें लगानी है। तो आप शेड्यूल को कंप्रेस करते हैं, क्या करते हैं, तो आपने शेड्यूल किया हुआ था कि मैं रोजाना 2 घंटे लगाऊंगा, तो फिर आप कहते हैं यार वीकेंड है इसमें 6 घंटे लगा दो, 8 घंटे लगा दो। तो दैट्स हाउ यू कंप्रेस योर शेड्यूल FIP के अंदर। ठीक है ना, ठीक है, क्लियर है, आगे चलें। बातें समझ में आ रही है? मैं थोड़ा तेज जा रहा हूँ, आई डोंट नो, मैं सामने आप लोग हैं नहीं। तो इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन, एनीथिंग डज नॉट मेक सेंस, या मेरा कोई जुमला कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो रेज योर हैंड एंड आस्क अ क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा ये चैलेंज है क्योंकि आप मेरे सामने नहीं है, मैं आपके सामने नहीं हूँ, तो आई रियली डोंट नो हाउ मच यू आर कॉम्प्रीहेंडिंग एंड एब्जॉर्बिंग। ठीक है, लेकिन अगर मैं तेज जा रहा हूँ तो मुझे रोक लीजिए, लेकिन 12 ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो क्रैशिंग आप भी करते हैं,
ठीक है, जब आप एक्स्ट्रा टाइम लगा के प्रोजेक्ट को जल्दी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि टाइम बाज़ चीज़ों में आपने नहीं दिया होता है, आप बीमार हो गए हैं या मिड टर्म की तैयारी कर रहे थे या असाइनमेंट कर रहे थे, प्रोजेक्ट को टाइम दिया नहीं है। खैर प्रोजेक्ट तो एक लीस्ट प्रायोरिटी होती है ना, जब मजबूरी होती है जब करते हैं, वरना तो करते भी नहीं है। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। नेटवर्क एनालिसिस के इनपुट्स क्या होते हैं, आप ये देख लीजिए क्या होते हैं, इसको जरा मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। तो पहली चीज तो है प्रोजेक्ट का स्कोप। ठीक है ना, स्कोप स्टेटमेंट क्या करना चाहिए, इसमें हमने पूरा पढ़ लिया है कि स्कोप लॉक करने के लिए हमें डोमेन की नॉलेज होनी चाहिए, कस्टमर की बायोग्राफी या स्टेक होल्डर इंगेज मैनेजमेंट थोड़ी सी पढ़ लेनी चाहिए, उसकी पर्सनालिटी, वरना हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर अप्रूव्ड स्कोप है कि भाई ये एग्री हुआ है, ये चीज़ें आपने देनी है। अच्छा, ये डिटेल नहीं होती है। फॉर एग्जांपल मुझे, जैसे हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट में पढ़ रहे थे कि जी इन पेशेंट का मॉड्यूल देना है। अब अगर आपके पास डोमेन की नॉलेज है तो आप भी समझ पाएंगे इन पेशेंट में क्या होता है, और कस्टमर भी समझ पाएगा। और आउट पेशेंट कहेंगे, ठीक है, उसकी डिटेल नहीं होती कि इतने स्क्रीन होंगे और इतने पेज होंगे और उसमें लॉग इन कर पाएगा और उसमें ये कर पाएगा, डिटेल तो एसआरएस में होती है। ठीक है, इस तरह से आप कहेंगे बिलिंग। बिलिंग का मतलब बहुत ही क्लियर है कि जो भी खर्चा वो करेगा, चाहे वो दवाई खरीदे, चाहे डॉक्टर को दिखाए, चाहे वो लैब करवाए, तो वो अगेंस्ट उसकी पेशेंट नेम वो चीज़ें ऐड होती जाएंगी। और जब वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होगा तो वो सारी चीज़ें बिल में चली जाएंगी, और वो बिल दिए बगैर जा नहीं सकता है, देयर आर सर्टेन कंट्रोल्स। ठीक है, तो प्रोजेक्ट स्कोप को लॉक करना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रोजेक्ट छोटा है तो कम एफर्ट लगेगी, प्रोजेक्ट ज़्यादा है तो ज़्यादा एफर्ट लगेंगी। ठीक है ना, और क्योंकि इनटेंजिबल होता है इसलिए स्कोप लॉक करने में ज़रा मुश्किल पेश आती है। ठीक है, तो ये एक बेसिक चीज़ है जो हमने पहले भी पढ़ा था कि स्कोप से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफर्ट्स एंड कॉस्ट। तो स्कोप को समझना, लॉक करना ज़रूरी है। फिर उस स्कोप को कितना ब्रेक डाउन कर लेते हैं, वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर है, इसको कितना अच्छा आप ब्रेक कर लेते हैं एक्टिविटीज़ के अंदर। जितना आप अच्छा डिटेल में ब्रेक डाउन कर सकेंगे, उतना अच्छी आप एक्टिविटी ऑफ लिस्ट डिफाइन कर पाएंगे, उतना अच्छा आप प्रोजेक्ट को प्लान कर पाएंगे। ठीक है, तो WBS भी पता चल गया, चीज़ों को ब्रेक करना इंटू एक्टिविटीज़। यानी अगर मैं आपसे कहूँ एक बैंकिंग एप्लीकेशन कितने दिन में बनेगी, तो आप कहेंगे सर ये तो हमें नहीं पता, आप बताइए बनाना क्या है। तो मैं कहता हूँ मुझे 3 मॉड्यूल चाहिए, ब्रांच बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, पर्सनल बैंकिंग। तो आप कहते हैं अच्छा ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या चीज़ नहीं होगी, क्या चीज़ होगी, तो विद इन योर नॉलेज आप बताएंगे ये चीज़ होगी या नहीं होगी। वो कहेगा नहीं ये नहीं चाहिए, तो विद दैट आप, ठीक है, तो इस तरह से आप इसको ज़्यादा ब्रेक कर लेते हैं एक्टिविटीज़ की फॉर्म में, अनलेस के कितनी डेटाबेस बनेगी, कितने टेबल बनेंगे, कितनी स्क्रीन बनेगी। फिर एक और चीज़ है जो आपकी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है, यानी पास जो आपकी टीम प्रोजेक्ट करती रही है उनमें कितना टाइम लेती रही है। ठीक है ना, ये तो एक्चुअली ये बात है कि आप फिजिकल एस्टिमेशन तो कर लेते हैं लेकिन मेंटल एस्टिमेशन नहीं कर पाते। तो इस आदमी ने पिछले 2 प्रोजेक्ट में क्या परफॉर्म किया था, तो वही परफॉर्मेंस आप इस वाले प्रोजेक्ट में मेजर करेंगे। लेकिन कोई नया आदमी है तो आप एज्यूम कर लेंगे, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। एजम्पशन इज वेरी डेंजरस, क्योंकि आपको पता नहीं है ना ये कर लेगा। तो नॉर्मली हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस आपके हाथ में होनी चाहिए, ये नहीं कर पाएगा क्योंकि पिछले 2 प्रोजेक्ट में भी नहीं कर पाया। तो प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन, इंडिविजुअल की इंफॉर्मेशन, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी है, वरना फिर आप फॉर एग्जांपल मैं कहीं अगर सॉफ्टवेयर हाउस में गया हूँ और मैं कहता हूँ पिछले 3 साल के प्रोजेक्ट ले आओ, तो पिछले 3 साल के प्रोजेक्ट में तुमने एक्स्ट्रा टाइम कितना दिया है, कि तुमने सोचा था ये 6 महीने में, तो क्या खत्म हुआ कौन सा प्रोजेक्ट? तो कितने प्रोजेक्ट हैं जो टाइम पे खत्म हुए? सर कोई भी प्रोजेक्ट टाइम पे खत्म नहीं है। चलो अच्छा, एक्स्ट्रा टाइम कितना देते हो? 15%, 20%, 30%? सर हम 20% टाइम, 25% टाइम तो एक्स्ट्रा देते ही देते हैं। कॉस्ट लेते हो नहीं? कॉस्ट नहीं लेते हैं। तो इसका मतलब है तुम प्रोजेक्ट पे 75% कॉस्ट पे काम कर रहे हो। नहीं सर 100%। भाई तुम एक्स्ट्रा, तो ये सारी चीजें समझने की जरूरत है, टाइम और कॉस्ट। ठीक है, फिर वो जो रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है उनकी अवेलेबिलिटी, कौन कौन से लोग हैं, कब छुट्टियों पे जा रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं, फिर आप, ठीक है, ये बना लेते हैं। छोटे प्रोजेक्ट पे ये ज़्यादा चीज़ें इतनी
क्रिटिकल नहीं होती है, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट पे, साल 1.5 साल वाले प्रोजेक्ट पे बहुत क्रिटिकल होती है। ये पर्ट चार्ट है, ठीक है ना, प्रोग्राम एवेल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। तो ये स्टार्ट, डिज़ाइन, ये वो लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप, स्टार्ट, डिज़ाइन, डिज़ाइन टास्क 1, डिज़ाइन टास्क 2, ये प्रोग्रामिंग नीचे पूरा होगा। ये जनवरी है, ये फरवरी है, मार्च है, ठीक है। ये टास्क 1 प्रोजेक्ट एंड हो गया मार्च में, तो जनवरी फरवरी मार्च में ख़त्म हो गया, एग्जाम्पल है, ठीक है। दैट्स हाउ यू हैव एमएस प्रोजेक्ट में आप डिफाइन कर सकते हैं। अभी क्रिटिकल पाथ क्या चीज़ होती है? क्रिटिकल पाथ शॉर्टेस्ट टाइम है टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। पहली बात तो समझ में आ गई, दिस इज द शॉर्टेस्ट टाइम। लेकिन जब आप डायग्राम बनाते हैं तो उसमें शॉर्टेस्ट पाथ नहीं दिखता है, उसमें लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन दिखती है, जो कि एक्चुअली प्रोजेक्ट ख़त्म करने का सबसे छोटा टाइम होता है। अब इसको ज़रा समझेंगे, ठीक है। मैं एक डायग्राम बताऊंगा और उसमें बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। ये मॉनिटर करने में आपको बहुत हेल्प करती है, और परफॉर्मेंस, बिकॉज एनी डिले इन क्रिटिकल पाथ विल डिले द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो कुछ टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ी। क्रिटिकल पाथ देखना है हमें कि पहले सीक्वेंसिंग देखनी है, पैरेलल कौन सा हो सकता है, वो ड्रॉ करेंगे, फिर उनकी ड्यूरेशन ड्रॉ करेंगे, फिर उसमें देखेंगे कि इसमें कौन कौन से पाथ हैं और कौन सी ड्यूरेशन है। अब जरा इन कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हाँ, अब ये क्या बताता है? ये वो एक्टिविटीज हैं जो कि मैंडेटरी खत्म होनी वाली चाहिए, दे मस्ट बी कंप्लीटेड इन टाइम। अगर ये नहीं खत्म हुई, जिनकी लॉन्गर ड्यूरेशन है, तो फिर पूरा प्रोजेक्ट जो है ना वो आगे चला जाएगा, ठीक है। तो इट आइडेंटिफाइज द एक्टिविटीज दैट मस्ट बी कंप्लीटेड। अगर ये अपने टाइम पे खत्म नहीं हुई तो होल प्रोजेक्ट टाइम पे खत्म नहीं होगा। तो वो कौन सी एक्टिविटीज हैं? वो एक्टिविटीज क्रिटिकल हैं, ठीक है। तो CPM शोज विच टास्क टू कैन बी डिलेड। अब जाहिर सी बात है, अगर एक चीज मैंने कहा ना, अगर 10 दिन में खत्म हो रही है, लेकिन उसके पैरेलल एक काम हो रहा है जो 7 दिन में खत्म हो रहा है, तो वो वाली टास्क डिले हो सकते हैं, क्योंकि अभी 7 दिन में 3 दिन है, लेकिन ये वाला काम जो 10 दिन वाला है वो तो एक दिन आगे नहीं जा सकता, ठीक है। फिर ये आपको बताता है कि ये प्रोजेक्ट जो है किस टाइम पे खत्म हो जाएगा, एंड दैट विल बी द मिनिमम टाइम, ठीक है। तो टेल यू द अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट डेट विच एक्टिविटी कैन बी स्टार्ट इन ऑर्डर टू मेंटेन द शेड्यूल। अब ये एक प्रोजेक्ट है जो हम स्टार्ट करेंगे, और उसमें एक्टिविटी ABCDGF हैं, और जब ये सारे ख़त्म हो जाएंगे तो प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा, या वो एक एक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी, या एक वेबसाइट बना रहे हैं, इसमें हमने ग्राफिक डिज़ाइनर का भी काम है, कुछ पेजेस बनाने और ये सारी चीज़ें। तो अभी सारी एक्टिविटी ख़त्म करनी है, ठीक है ना। ये सारे काम ख़त्म होंगे तो प्रोजेक्ट ख़त्म होगा, ये बात समझ में आ रही है। लेकिन इनमें से कौन सी चीजें क्रिटिकल हैं? अगर ये आगे चली गई तो पूरा प्रोजेक्ट आगे चला जाएगा। अब ये जरा देखना है, ठीक है। तो क्रिटिकल पाथ कौन सा है? अब ये देखिए, ये वाला, अब ये पाथ हैं कितने हैं? तो देखिए, एक है ACG, एक ये वाला पाथ है, एक पाथ है BDG, एक ये पाथ है, और एक पाथ है BDFG, एक ये पाथ है। तो 1 2 3 4 पाथ है, और ये ड्यूरेशन लिखी हुई है, ये 9 वीक्स, ये 8 वीक्स, ये 10 वीक्स। तो ये वाला ख़त्म करने में 27 वीक्स लगेंगे, ये वाला ख़त्म करने में 20 वीक लगेंगे, लेकिन ये सारे काम होने, ठीक है। अब ये 6 वीक्स, 8 वीक्स +2 8 वीक्स, और ये 11 19 वीक्स। तो ये वाले काम भी करने हैं, और ये वाले काम भी करने हैं, और ये भी करने हैं। तो ये वाले काम तो 18 वीक्स में, 19 वीक्स में हो जाएंगे, लेकिन ये वाला जो काम है ना, ये फिर भी खत्म नहीं होगा, इसको खत्म होने में 27 वीक्स लगने हैं। तो मेरे पास मार्जिन है इनमें प्ले करने का, कितने? 8 दिन का। अगर ये कहीं आगे पीछे हो जाए, ये आगे पीछे हो जाए, ये आगे पीछे हो जाए, कोई मसला नहीं है, ये क्रिटिकल नहीं है। ये है क्रिटिकल, इसमें अगर एक दिन आगे हुआ तो पूरा प्रोजेक्ट आगे चला जाएगा, इसलिए ये क्रिटिकल पाथ है। ये बात समझ में आ रही है?
तो क्रिटिकल पाथ इज द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज विद द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन। तो ये जो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन वाले हैं ना, ये टाइम पे खत्म नहीं हुए तो पूरा प्रोजेक्ट आगे चला जाएगा। बाकियों में मार्जिन है, इसमें 7 दिन का मार्जिन है, इसमें 3 दिन का मार्जिन है, इसमें 8 दिन का मार्जिन है। ये सारी एक्टिविटीज खत्म करनी है। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, बात समझ में आ रही है कि क्रिटिकल पाथ जो है वो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन है, ये सारी एक्टिविटीज खत्म करनी है। तो जो लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन वाला है वो तो जरूर खत्म होना ही चाहिए। अगर उसमें 1 दिन आगे बढ़ गया, 2 दिन आगे बढ़ गए तो पूरे प्रोजेक्ट को आगे ले जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो रही है बात हमारे स्टूडेंट्स को? यस सर। ठीक है। अब दिस इज द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन, दिस इज द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन। क्यों? इसलिए कि 27 दिन में अगर काम खत्म हो गया तो दैट इज द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन। लेकिन अगर इन एक्टिविटीज में कुछ आगे पीछे हो गया तो ये शॉर्टेस्ट के बजाय और ज्यादा दिन लग जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो 9 दिन, 8 दिन, 10 दिन, तो फॉर एग्जाम्पल ये वाले काम में अगर 10 दिन लग गए तो ये हमारे पास 2 दिन एक्स्ट्रा लग जाएंगे पूरे प्रोजेक्ट में। पूरे प्रोजेक्ट में अगर इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा लग गए, ये बात समझ में आ रही है, नजर आ रही है? तो इन क्रिटिकल पाथ को बहुत ऑब्जर्व करना है। बाकियों में थोड़े पास हमारे पास लैग टाइम है या स्लैक टाइम है या बफर है, बाकियों में नहीं है। इन एक्टिविटीज को बहुत गौर से देखना है, इन पे पूरा फोकस रखना है, बाकियों को भी करना है, लेकिन इनमें हमारे पास थोड़ा से दिन एक्स्ट्रा हैं या वीक्स एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, तो इन चीजों में टाइम नहीं बढ़ना चाहिए। ये शॉर्टेस्ट टाइम है, इससे ज्यादा लग सकता है, इससे कम नहीं लग सकता, क्योंकि ये खत्म नहीं होगा ना। 9 दिन से पहले ये खत्म नहीं होगा, 8 दिन से पहले ये खत्म नहीं होगा, 10 दिन से पहले ये खत्म नहीं होगा। तो दैट इज द शॉर्टेस्ट टाइम। ठीक है, क्लियर है भाई? और ये यस कब सर। कब है? जब हम पैरेलल कर रहे हैं चीजों को। ठीक है ना, ये वाला पाथ, ये वाला पाथ, तो हमने डिपेंडेंसीज देख ली। इंडिपेंडेंटली हम ये वाले पाथ, 3 पाथ कर सकते हैं, ये इंडिपेंडेंट पाथ है। और डिपेंडेंट पाथ में से ये वाला जो पाथ है ये भी डिपेंडेंट है। डी डिपेंड कर रहा है बी के ऊपर, ई डिपेंड कर रहा है बी के ऊपर, ये डिपेंडेंसी है। लेकिन इसमें फिर भी दिन है, अगर इसमें 1 दिन आगे हो भी गया तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, फिर ये कर लेंगे, फिर ये कर लेंगे। तो ये वही है कि अगर आप प्रोजेक्ट है, कोई एक मॉड्यूल है डी, तो डी की रिक्वायरमेंट कोई और ले रहा है और ई की रिक्वायरमेंट कोई और ले रहा है, तो भाई तुम ये ले लो, तुम ये ले लो। तो डिपेंडिंग ऑन द टीम, डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस नॉलेज, डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट, आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये आपने मैप बना लिया, क्रिटिकल पाथ पता चल गया। अब आप देखेंगे इसमें, तो क्रिटिकल पाथ में आप स्ट्रॉन्ग वाली रिसोर्स लगाएंगे जो प्रीवियसली प्रोजेक्ट में अच्छा काम करते रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस अच्छी